हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 10th हिंदी क्षितिज का। यह है दंतुरित मुस्कान, जो कि किसने लिखा है? नाग अर्जुन। ठीक है, इसके पोइट कौन है, कवि कौन है इसके? नाग अर्जुन। ठीक है, तो अब हम इसकी समरी देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि जो इसमें ही है फसल, फिर हम उसकी समरी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है जो कि यह दंतुरित मुस्कान, जो किसने लिखी है? बाय नाग अर्जुन। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? नाग अर्जुन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन नन्हे बच्चे के मन को मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं है और ना ही कोई कपट मात्र है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बेबी आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके घर में भी होंगे, तो क्या होता है वो इतनी तरह से कई बार हंसते हैं ना, इतने खिलखिला के हंसते हैं कि हम ना उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, बहुत ही उनके ऊपर मोह मोह लेने वाली उनकी मुस्कान होती है। ठीक है, कि हमें उनको अपने बस में कर लेते हैं और हम सारा काम छोड़ के उनको ही खिलाते रहते हैं। तो कविता के माध्यम से जो कवि है वो क्या बोल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो मन को मोह लेने वाली जो उनकी स्माइल है वो ऐसी है कि जिसमें कोई भी छल नहीं है, कोई भी कपट मात्र कुछ नहीं है। और उसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है, कि वहाँ बहुत उससे खूबसूरती से वर्णन किया है उस चीज़ का, जिसके अभी अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं। और देखते हैं कि वो स्माइल कर रहे हैं और दो छोटे छोटे दांत दिखते हैं उनके। तो कवि क्या कह रहा है कि जिसके अभी अभी दूध दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, कि वो छोटे छोटे जब वो हंसते हैं और दो छोटे छोटे उनके दांत दिखते हैं, क्योंकि कवि काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं और उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 महीने के बच्चों से पहली बार हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कवि हैं वो बहुत लंबे टाइम के बाद अपने घर आए हैं और फिर अपने बच्चे से उनकी मुलाकात होती है, जो कि उनका बच्चा कितने महीने का है? 6 से 8 महीने का। और फिर वो उसकी मुस्कान को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कवि उस अपने नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान को देख कर कहते हैं कि अगर उसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले तो वह भी उसे प्यार से किया बिना नहीं रह पाएगा। और बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन और कठिनाइयों व परेशानियों से हताश हो चुके व्यक्तियों को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। जैसे कोई भी है वो सैड होता है, तो उसको अगर बच्चे को देखते कि वो खेल रहा है तो उसको देख के उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। तो वैसे ही कवि बोल रहा है कि अगर उसके मुस्कान उसके जीवन में अगर कोई भी कठिनाइयाँ हैं, कोई भी परेशानियाँ, या वो निराश है, मीन्स सैड है, निराश हताश है, तो उस व्यक्ति भी वो उस बच्चे के स्माइल को देखकर वो भी उसके फेस पे भी क्या आ जाती है? स्माइल आ जाती है, वो भी खुश हो जाता है। तो कभी उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने के बजाय उसके घर के आंगन में खिल गए आया हो। तो वो क्या बोल रहा है, कवि ने उस नन्हे बच्चे को कैसे कैसे दिखाया है कि जैसे कोई कमल का फूल तालाब में खिलने के बजाय उसके घर पर खिलाया, उस नन्हे बच्चे को एक कमल के फूल की तरह बताया गया है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छू लेने मात्र से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगेंगे। और कवि ने क्या बोला है? कवि ने ये बोला है कि अगर हम उस बच्चे को छू लेते हैं तो उसको किससे वर्णन किया है? बांस या बबूल के पेड़ से, कि जो उसके पेड़ पर जो शेफालिका के फूल होते हैं वो गिरने लगेंगे। कवि क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि जो वो छोटा बच्चा है, नवजात मीन्स छोटा बच्चा जो अभी पूरी तरह मेच्योर नहीं हुआ हो, नवजात है वो। तो कवि क्या बोल रहा है? कवि ये बोल रहा है कि वो अपने जो बच्चे से हैं, जो 6 से 8 महीने का बच्चा है, उससे वो पहली बार मिल रहे हैं। तो बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता। अब छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि वो उसके पिता हैं, कौन है, उसकी दादी है, दादा है, भाई बहन कौन जो भी है, ठीक है, उसको किसी का नहीं पता होता। लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, और वैसे भी सिर्फ बच्चा अपनी माँ को पहचानता है क्योंकि वो अपने माँ के पास रहता है। ठीक है, और पिता उसका वो भी पहली बार आया है उसको देखने, उसको मिलने, तो उसको तो अपने पिता के बारे में, अपने पापा के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता उस बच्चे को। ठीक है, तो कवि को इस बात का, फिर वो कवि बोल रहा है कि लेकिन मेरे को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। वह उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी और उसे बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते। तो वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है? उसने अपनी वाइफ का धन्यवाद बोल रहा है कि अगर कि मेरी पत्नी मेरी तुम की उस बच्चे को बोल रहा है, अगर तुम्हारी माँ ना होती, मेरी पत्नी नहीं होती, तो तुम इस जीवन में इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई है और तुम्हारा मुझसे मिलन करवाया है।
ठीक है, जिसके लिए मैं तुम दोनों को क्या देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कभी अपनी पत्नी को भी और अपने बच्चे को भी क्या बोलता है, अब धन्यवाद देता है, उसे थैंक यू बोलता है कि जो मेरी पत्नी है मीन्स तुम्हारी माँ है, वो ही तुम्हें ये इस धरती पर लेके आई है, इस जीवन में लेके आई है, उसने ही क्या किया है, तुम्हें पैदा किया है। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं। ठीक है, कवि क्या है, जो कवि है जो इस कविता को लिख रहा है उसका काम है, इसलिए वो अपने घर से अक्सर क्या रहता है, दूर रहता है। इसलिए बच्चा कवि को अपने पिता ना समझकर एक मेहमान समझ रहा है। ठीक है, तो कवि क्या समझ रहा है, वो अपने बच्चे को पिता ना समझकर कोई ये क्या समझ रहा है, मेहमान समझ रहा है कि ये तो हमारे घर मेहमान है, गेस्ट आए हैं, और पहचानने की कोशिश में उन्हें लगातार देखे जा रहा है। तो जो वो बच्चा है वो अपने पापा को क्या कर रहा है, अपने पिता को लगातार देखे जा रहा है, और वो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है कि देखे जाते हैं ना कि भाई ये कौन, हमें तो ये अजीब सा लग रहा है कि ये कौन आ गया आज हमारे घर। ठीक है, जो भी कोई छोटा बच्चा होता है अगर वो किसी नए इंसान को देखता है तो वो उसको देखता रहता है कि भाई ये कौन है। तो वैसे ही जो उसका बच्चा है वो भी कवि को क्या देख रहा है, बार बार देखे जा रहा है, और उसको क्या कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है। लेकिन कवि उसके मुंह में आए नए नए दांतों के बीच खिली मुस्कान को देखकर अपने आप को सम्मोहित या महसूस कर रहे हैं। तो कवि क्या कर रहा है, कवि वो जो बच्चा है उसका वो हंस रहा है बार बार, तो अब उसकी मुस्कान के बीच में जो उसके छोटे छोटे दांत आए हैं उनको देखकर क्या कर रहा है, वो उसको खुश हो रहा है और अपने आप को एक सम्मोहित महसूस कर रहा है कि भाई हाँ, अपने आप को कुछ वो महसूस कर रहा है। ठीक है, उसके अपने बच्चे की क्या देखकर, अपने बच्चे की स्माइल को देखकर। तो ये था ये दंतुरित मुस्कान की, एक बच्चे की स्माइल कैसे एक व्यक्ति को क्या कर लेती है, मोह लेती है। ठीक है, जो कि है एक दंतुरित मुस्कान, जो कि किसने लिखी है, कवि कौन है इसका, नागार्जुन। जो कि ये बहुत याद रखना है आपको कि कवि, ये इस कविता को किसने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पोएम है जो इसमें ही पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट, वो है फसल। अब हम फसल के बारे में देखते हैं कि इसके समरी क्या है। फसल कविता के कवि, इसके भी कविता नागार्जुन जी हैं। ठीक है, कविता के कवि। तो अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है, अब जब नदियों का पानी क्या करता है, जब भाप पर बनकर क्या करता है, उड़ता है, तो वह आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते होंगे जैसे कि इवेपोरेशन होता है, जब वो क्या करता है, पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ता है, तो वो बादल में जाके क्या करता है, फिर उनसे ही बादल में जाके वो आकाश में जाके वो बादल बना लेते हैं, और तभी उनसे ही क्या होती है, बारिश होती है। और फिर वही बारिश क्या करते हैं, बरस कर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, और ऐसे ही क्या चल जाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे फसलों को क्या मिलता है, भरपूर पनपने का मौका मिलता है। ठीक है, जिससे फसलों को क्या मिलता है, पानी मिलता है, और वो बहुत अच्छे से पकती हैं। तो फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि फसल कैसे तैयार होती है, तो कवि उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, कि ऊपर जाता है पानी, कितना इवेपोरेट होता है पानी, भाप बनकर उड़ता है, तो वो सारा इकट्ठा होकर फिर वो बरसता है। कि वो कवि क्या बोल रहा है, कवि ये बोल रहा है कि एक या दो नहीं बल्कि अलग अलग नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, जब जाकर फसल पर क्या करता है, जब जाकर फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। कि कितने ज़्यादा लोग उस पर मेहनत करते हैं, कितने ज़्यादा लोग उसको डेली पे काम करते हैं, कभी उसमें कुछ करते हैं, कभी उसको उगाते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, मतलब बहुत सारे, कि करोड़ों हाथों का परिणाम है ये, कि तब जाकर फसल क्या होती है, फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं। कि कितने हजारों खेत हैं और दुनिया भर के जो लाख किसान हैं, करोड़ों किसान हैं, वो उस खेत पर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनकी फसल क्या हो, तैयार हो। एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं। अब जैसे देखते होंगे, अगर कोई फैमिली से होगा, मिडिल क्लास फैमिली से, जिनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होगा, तो वो देखते होंगे कि कैसे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे उनके फादर हैं, वो कैसे उन पर क्या करते हैं, खेतों पर कैसे अपना काम करते हैं, फसल उगाते हैं, फिर उनकी कटाई होती है। तो उन सबको क्या पता होगा, जो गाँव में रहते होंगे उन सबको पता होगा, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब आपने देखा होगा, ऐसे बोलते होंगे आपके घर वाले कि उस खेत की ज़्यादा मिट्टी है तो उस खेत में ज़्यादा फसल अच्छी होती है। तो मिट्टी पर भी क्या करता है, मिट्टी पर भी वो उपजाऊ, जो मिट्टी पर भी क्या करती है, वो प्रभावित डालती है, कि कैसे वो मिट्टी है, कि उपजाऊ मिट्टी है, कैसी मिट्टी है कि उससे ज़्यादा फसल
क्या होती है, जो अच्छी मिट्टी होगी उसमें ज़्यादा फसल अच्छी होती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। अब जैसे पता होगा हरियाणा पंजाब के रीजन्स में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ जीरी उगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और राजस्थान साइड में क्या होता है, ज़्यादातर बाजरा वगैरह उगाते हैं। तो और ऐसे ही मीन्स अलग अलग, इधर जो हो गया असम साइड में ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर टी कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है। तो अलग अलग तत्वों में, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। तो कभी यही बोल रहा है कि अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी क्या व उसके लिए गुण आवश्यक है। किसी मिट्टी में क्या होता है, किसी मिट्टी में कोई फसल अच्छी होती है, किसी मिट्टी में कोई फसल अच्छी होती है। तो ऐसे ही रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में मिट्टी देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऐसी मिट्टी और वहाँ पर इस प्रकार की फसल होती है। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। किसान मेहनत तो करता है उसको खेतों में, लेकिन उसके लिए पानी भी आवश्यक है। अगर पानी नहीं देंगे तो फसल कैसे होगी। साथ ही में मिट्टी का गुणवत्ता पूर्ण भी ज़रूरी है, कि उसकी गुणवत्ता पूरक मतलब कि मिट्टी की उपजाऊ, उसमें मिट्टी में बहुत अच्छे, हम उसमें कितना मटेरियल डालते हैं, कितने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, कितना खाद डालते हैं कि तब जाके मिट्टी को भी क्या मिलती है, मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता पूर्वक भी ज़रूरी है मिट्टी का। मीन्स उसमें बहुत अलग अलग उसको रिसोर्सेज मिलते हैं, जिससे हमारी फसल क्या होती है, मिट्टी को मिलती है। और मिट्टी से जब हम फसल उगाते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी की आवश्यक विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। जी, मिट्टी जैसी होगी उसके हिसाब से ही फसल पैदा होगी। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्थान हरियाणा के रीजन में अलग मिट्टी है और वहाँ पे अलग फसल उगाई जाती है, राजस्थान वाले रीजन में अलग उगाई जाती है, असम वाले रीजन में अलग उगाई जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन्स है, वहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी है और अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जाता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक है। अब पौधों को, अब सांस लेते हैं पौधे तो उनको सूरज भी, किरणें भी आवश्यक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी आवश्यक है उनके लिए, सूरज की रोशनी ही। पौधे मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो जो सब कुछ ये प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि कैसे ये बनाते हैं अपना भोजन। तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पेड़ क्या है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस हम उनसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब कुछ, ये सब कुछ एक वैसा प्रोसेस है जिससे हमारी जो खेतों की उपजाऊ मिट्टी है उसकी पैदावार होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो नेक्स्ट समरी क्या है, ठीक है। तो जिस प्रकार संश्लेषण मीन्स, संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कि अब मैंने जैसे बताया आपको कि क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये सब कुछ, क्या ये सब कुछ सर्कल चलता है। कभी पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों को पानी का जादू फसल के रूप दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना क्या है, बिना पानी के तो फसल हो ही नहीं सकती। करोड़ों किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उनका ही नतीजा है, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हमें फसल के रूप में जो क्या मिलता है, फसल के रूप में हमें मिलता है। हम खाने को, हमारे पास अगर हमारी फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, जो बहुत ज़्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो करोड़ों किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं का ही नतीजा है कि फसल के रूप में जो हमें मिलता है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व, सूरज की किरणें भी अपना रूप बदल कर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पत्तों, अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो छोड़ते हैं वो क्या करते हैं, वही जो पेड़ पौधे हैं उनको, वही पेड़ पौधे उनको कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड का है और ये ऑक्सीजन का जो ये प्रोसेस है, यही क्या करता है, यही अपने जो पौधे हैं अपनी पत्तियों के द्वारा क्या बनाते हैं, अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। अच्छी तरह से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, साथ ही साथ पानी, मिट्टी का गुणवत्ता पूरक, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की बहुत आवश्यकता
आवश्यकता होती है, कि इतना सारा कुछ हमें चाहिए होता, तब जाके हमारी क्या होती है, हमारी फसल की पैदावार होती है। करोड़ों किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। नदियों का पानी का जादू, भूरी काली व खुशबूदार मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व, और सूरज की किरणों भी अपना रूप बदल कर इन फसलों के अंदर क्या करती है, समाहित रहती है। कि ये सब कुछ जब अपना सारा सब कुछ अपना इसमें लगाते हैं, तभी जाके क्या होती है, हमारी फसल तैयार होती है। तो ये थी हमारे चैप्टर की जो इसके सेकंड पार्ट है, फसल की समरी। और फसल की समरी ये थी, यह दंतुरित मुस्कान की हमारी ये चैप्टर, इसकी पोएम भी हमारी, इसकी समरी भी हो चुकी है कंप्लीट। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप अपनी सारी पोएम्स को, सारे क्लास 10th हिंदी के क्षितिज के चैप्टर्स, पोएम सबको कवर कर सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।